अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गन्ना की फसल को क्षति पहुंचाने वाले रोग और उनके नियंत्रण पर जानकारी। अच्छे विकास के लिए बकरी के नवजात मेमनों की देखभाल पर जानकारी। आम के बाग में मॉलफॉर्मेशन रोग की समस्या और उनके नियंत्रण के उपाय। हमारे जो किसान शरतकालीन गन्ना की खेती कर रहे हैं उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण गन्ना की फसल पर कुछ रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है और इनका समय पर नियंत्रण अगर नहीं किया गया तो फसल की बढ़वार रुक जाती है और गन्ने की उपज में काफी कमी आ जाती है। तो इस समय गन्ने की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कौन कौन से रोग हैं और उनका नियंत्रण किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र सिंह। बहुत मेहनत के बाद गन्ना किसान उगाता है, लेकिन रोग हो जाने की वजह से, रोग लग जाने के कारण उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है, उपज और पैदावार में भी घाटा होता है। इसलिए प्रमुख कुछ रोग है गन्ने का जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे सबसे बड़ा रोग गन्ने में जो लगता है रेड राट बीमारी होती है, जिसको काना रोग कहते हैं। ये इतना खतरनाक बीमारी है कि लग जाए तो प्लाट का प्लाट साफ हो जाता है। गन्ना की फसल में लगने वाले हानिकारक रोगों में से एक है लाल सड़न रोग। इस रोग का प्रकोप खास तौर से 4 से 8 माह की फसल पर देखने को मिलता है तथा इस रोग से ग्रसित फसल में इसका नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है। अतः इस रोग के क्या लक्षण हैं तथा इस रोग से अपने गन्ने की फसल को कैसे बचाया जाए, आइए जानते हैं। जब आप गन्ने को फाड़ेंगे तो उसमें अंदर आपको लाल गुदा उसकी दिखाई देगी और व्हाइट स्पॉट उस पर लगा होगा, और उसको जब सूंघेंगे नाक से तो सिरका या शराब की दुर्गंध आएगी। उसको जब तोड़ेंगे तो खट से टूट जाएगा। तो इसके लिए हम आपको सुझाव ये देना चाहेंगे कि अगर संभव हो सके तो उस जल उपचार कर लीजिए, उसको पहला ट्रीटमेंट कर लीजिए, और उसके बाद जब बोएंगे आप उस समय बवास्टीन का प्रयोग, जो सेट आप काटेंगे उस सेट को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, माने हेक्टेयर में 112 ग्राम बवास्टीन का प्रयोग करेंगे 112 लीटर पानी में, और उसको डीप करके ही आप बोएं। ये अति महत्व है, इसको आप समझ लें, बिना डीप का न बोएं। उसके बाद अगर वो आ जाता है, ऐसा सिम्टम आपको मिल जाता है, आप खेत की रखवाली करते रहें, अगर एकाध प्लांट आपको इस तरह का दिखाई देता है तो उसको उखाड़ करके आप तुरंत फेंक दें और उस जगह पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दें। उस गन्ने को ऐसे न फेंकें, उसको या तो खून के गाड़ दें खोद के, या तो उसको जला दें। ये हुआ। गन्ना की फसल में लगने वाला दूसरा हानिकारक रोग है उकठा रोग। इस रोग का प्रकोप भी गन्ने की फसल में ज्यादातर देखने में आता है, लेकिन कुछ किसान भाइयों को इस रोग की ठीक तरह से पहचान ना होने के कारण वो इसका समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो क्या है इस रोग की पहचान तथा कैसे इस रोग पर नियंत्रण पाया जाए, आइए जानते हैं। दूसरा एक विल्ट बीमारी आती है, हाँ, जिसको उकठा रोग कहते हैं।
उसमें प्राइमरी स्टेज में ही जब टिलर से गन्ना बनने लगता है उसी समय वो पकड़ता है। उसमें होता है कि पूरा प्लांट आपका सूख जाता है। सिम्टम ये है कि उसको तोड़ेंगे तो पुचुक जाएगा, खट से टूटेगा नहीं। ऐसा रोग अगर आपको मिलता है तो तुरंत गन्ने से उसको हटा दीजिए। तीसरा ये है, एक कंडुआ बीमारी होती है। तो उसका सिम्टम ये है कि गन्ने के ऊपरी हिस्से में जब मिलेबल कैन बन जाता है, पूरा गन्ना जब बन जाता है तो उसके ऊपरी हिस्से में एक चोटी नुमा काला टाइप का एक वो निकलता है लंबा सा। तो या तो आप देखें तो उसको निकाल दें या निकाल करके और तुरंत उसको जला दें या मिट्टी में दबा दें, नहीं तो ये हवा के माध्यम से फैलता है और आपके पूरे प्लांट को प्रभावित कर देगा। कुछ पत्तियों का रोग होता है जिसमें प्रमुख रोग देखने को मिल रहा है आजकल पोका बोइंग है। पोका बोइंग का सिम्टम आपको मैं आपको दिखा देना चाहूँ, आप देख सकते हैं। ये ऊपरी हिस्सा ऊपरी हिस्सा जो ऊपरी हिस्से का पत्ता है, ये पत्ता जो है सूखने लगता है और इस तरह से जो है ये सूख करके और यहीं से बढ़वार वो हो जाता है। इसका बढ़वार जो है वहीं रुक जाता है और धीरे धीरे पूरे प्लाट में फैल जाता है। देखिए जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं दिखा रहे हैं, ये प्लांट छोटे पर से ही प्रभावित शुरू हुआ और इसमें हमने वही बवास्टीन का प्रयोग प्रति हेक्टर 112 ग्राम 112 लीटर पानी में, और उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटीबायोटिक के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बहुत जरूरी है, उसमें डाल देते हैं और डाल के और पूरे प्लाट का स्प्रे करा देते हैं। ध्यान रखिए किसान भाइयों कि स्प्रे कराते समय ये जरूर ध्यान रखें कि पूरा गन्ने का पत्ता भीग जाए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आगे और भी बहुत सी देंगे महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान बकरी पालन करते हैं और बकरी पालन व्यवसाय को लाभकारी तभी बनाया जा सकता है जब बकरियों के साथ साथ उनके नवजात मेमनों की देखरेख भी उचित तरीके से की जाए। तो बकरी के नवजात मेमनों की देखरेख किस तरह से करनी है, उनकी मृत्यु दर को कम कैसे किया जाए और उनका शारीरिक विकास किस तरह से अच्छा हो, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार गौर। बकरी के बच्चों की देखभाल, आहार पोषण किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं। बकरी का जो गर्भकाल होता है सामान्य तौर पर 5 माह 5 दिन होता है। इसके पश्चात जब बकरी ब्याने को अवस्था पर आती है, ब्याने के पहले हमको जो गर्भवती बकरी होती है उसको समूह से अलग करके और हमारे यहाँ जो खोलियां बनी है आवास गृह में, उनको पृथक करके रखा जाता है ताकि दूसरे बकरियां गर्भित वाली जो बकरी है उसको किसी तरह से ना चोट पहुंचे और जो भ्रूण पल रहा है पेट में उसको किसी तरह कोई नुकसान ना हो, इसलिए झुंड समूह से उनको पृथक किया जाता है। अक्सर यह देखने में आता है कि हमारे कुछ बकरी पालक भाई बकरियों के नवजात मेमनों की देखरेख पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण जन्म के कुछ दिन बाद ही बकरी के बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु दर को कम करने के लिए बकरी पालक क्या करें, आइए जानते हैं। और जब बकरी ब्याती है, ब्याने के पश्चात सर्वप्रथम हमें जो बकरी के बच्चे होते हैं उनकी नाक से जो लसलसा द्रव्य होता है नसिका द्वार से, उसको हमें अलग करना होता है। स्वच्छ हवा उन्हें प्रदान हो सके, तभी वो हमारे बच्चे जो हैं जीवित रह पाते हैं। तो हमें उसके पूरे शरीर से जो गीलापन है वो
या तो हमारे पास सूखा कपड़ा हो, स्वच्छ साफ, या बोरा हो, उससे पोंछना जरूरी होता है। आमतौर पर होता तो ये है कि जब बकरी ब्याती है तो वो अपने बच्चे को खुद ही चाटती है और उससे जो बकरी के बच्चों का शरीर होता है वो शुष्क हो जाता है। अगर ठंड का मौसम है तो धान का पुआल बिछाना जरूरी है, और जो आवास गृह हैं उनमें ठंडी हवाओं से बचने के लिए हमें बोरों की फट्टियां लगा करके ठंड से बचाव करना जरूरी होता है। इसके पश्चात जो है आधे से 1 घंटे के अंदर हमें बकरी के बच्चों का वजन ज्ञात करना है, और वजन के अनुसार ही हमको प्रथम दिवस से लेकर 5 दिवस तक, जिसे हम चीख या तेली कहते हैं, वो शरीर भार का 1/10वां हिस्सा देना अति आवश्यक होता है। 6वें दिन से फिर बकरी के बच्चे जो हैं अपनी माँ से दूध ग्रहण करते हैं, और यह भी जो दूध पिलाया जाता है यह इनको पहले थनों को अच्छी तरह से कुनकुने पानी से धो लेना चाहिए और स्वच्छ सूखे कपड़े से थनों को पोंछ लेना चाहिए। इसके पश्चात ही बकरी के बच्चे को दूध पीने के लिए थन मुंह में देना जरूरी होता है। और यह जो दूध पिलाया जाता है 24 घंटे में 3 से 4 बार पिलाया जाता है, क्योंकि अगर दूध कम पिएगा तो उसके शारीरिक भार में जो वृद्धि परिलक्षित होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, और अगर अधिक पिएगा तो इन्हें दस्त जैसी व्याधि से ग्रसित होना पड़ता है, और इसी के कारण हमारे जो बच्चे हैं मृत्यु दर को प्राप्त होते हैं। तो हमको मृत्यु दर के नियंत्रण के लिए जरूरी है कि पहले तो वो स्वच्छ दुग्ध जो है वो 1 दिन से लेके 90 दिन तक जो है दूध पिलाया जाता है। उस पर ही बकरी के बच्चों का रख रखाव होता है और शारीरिक वजन उनका बना रहता है। किसान भाइयों, बकरियों के नवजात बच्चों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए उनकी आहार व्यवस्था तथा चराई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपने संतुलित मात्रा में दाना एवं हरा चारा नहीं खिलाया तो बकरी के बच्चों का अधिक दिनों में कम शरीर भार होने से उनका उत्पादन भी प्रभावित होगा और आपको बकरी पालन से आर्थिक हानि होगी। 2 माह के पश्चात ये बकरी के बच्चे, जैसा कि आपने देखा है, ये हमारे हरे चारे को, या बेरी की पत्ती है, पीपल की पत्ती है, बरगद की पत्तियां हैं या उमर की पत्तियां हैं, इनको खाना प्रारंभ कर देती हैं। और 90 दिन के पश्चात इन बच्चों को इनकी मां के साथ हम चराई के लिए भेजना प्रारंभ कर देते हैं। कि जो हमारे बच्चे 1 माह के ऊपर हो जाते हैं उन्हें दाना मिश्रण दिया जाता है। उस दाना मिश्रण में 32 भाग पिसी हुई मक्का का दलिया होता है, 30 भाग जो है वो खली होती है, जैसे मूंगफली की खली है या सोयाबीन की खली है, साथ में 20 भाग जो है चना की चुनी होती है, 12 से 15 भाग जो है गेहूं का चोकर होता है, और 2 भाग से 2.5 भाग जो है हम इनको जो है नमक पिसा हुआ देते हैं, और साथ में उतना ही 2.5 भाग जो है खनिज लवण इनको देना जरूरी होता है। और इस तरह से अगर हम संतुलित आहार पोषण रखेंगे तो हमारे बकरी बच्चे जो हैं इनका शरीर भार उत्तम स्वस्थ बना रहेगा। बकरियों के नवजात बच्चों को अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए कौन-कौन से समय पर टीके लगवाएं तथा पेट के कीड़ों को मारने के लिए क्या करें, जिससे आपके मेमनों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। होता ये है कि हम कितना भी अच्छा आहार पोषण इन्हें दें, कृमि अगर इनके पेट में रहेंगे तो ये शारीरिक वृद्धि पर्याप्त रूप से और अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगी। हमें सर्वप्रथम इन्हें 21 दिन के पश्चात पहली बार इनको जो कृमिनाशक दवा होती है वो देना आवश्यक होता है। अब इसके पश्चात जो आता है कि हमारे बकरियों में जो वार्षिक टीकाकरण कार्यक्रम है, वर्षा के पूर्व जो है गलघोंटू रोग का टीका, मुंहपका खुरपका रोग का टीका, और साथ में जो है एक टंगिया रोग का टीकाकरण किया जाता है। अब
अपने प्रदेश में खीरा की खेती बहुत से किसान भाई करते हैं, लेकिन कुछ प्रगतिशील किसान हाईटेक खेती के अंतर्गत पॉलीहाउस के अंदर खीरा की खेती करने लगे हैं। तो जिन किसानों ने खीरा की फसल पॉलीहाउस में लगा रखी है, वो इस फसल की अच्छी बढ़वार और अधिक उपज के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार। खीरा जो है हाई टेम्परेचर क्रॉप है, यानी अगर 20 से 25 डिग्री तापमान अगर पॉली हाउस का नहीं है तो क्रॉप का विकास नहीं होगा या फिर जो लगाए हैं उसका जर्मिनेशन ठीक से नहीं होगा। तो इसके लिए पहली बात आवश्यक है कि पॉली हाउस को चारों तरफ से बंद कर दें और ताकि उसका तापमान 20 से या 20 के ऊपर हो जाए। तो ऐसा करने से जो भी पौधे की बढ़वार होगी वो सुचारू रूप से होगी। बुआई के समय दिए गए खाद एवं उर्वरकों के अतिरिक्त बुआई के 40-50 दिन बाद 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर सावधानी पूर्वक पौधों के चारों ओर प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद रस्सी के सहारे से पौधे को ऊपर ले जाएं, जिससे कि पौधों का पॉली हाउस के अंदर जो है एरेशन और नमी की मात्रा बराबर बनी रहे। सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण, पौधे की जड़ों का समुचित विकास हो, इसके लिए फल आने तक 10-15 दिन के अंदर पर सिंचाई करनी चाहिए। साथ ही फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई और 50 से 60 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो सके। तो जब पौधे बढ़ने लगेंगे तो 25 से 30 दिन लगाने जमने से 25 से 30 दिन के बाद खीरा के फसलों में फूल आना प्रारंभ हो जाता है। चूँकि ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसलिए सुबह के समय पॉली हाउस के दरवाज़ा और खिड़कियां खोल दें ताकि कुछ लाभकारी कीटों का प्रवेश पॉली हाउस के अंदर हो जाए, जिसकी वजह से क्रॉसिंग होगी और जिससे फल पकड़ना शुरू कर लेगा। यदि अगर ऐसा नहीं संभव हो पाता है, तापमान चूँकि ज़्यादा कम हो गया है, तो तार या रस्सी को हिला दें, हाथ से हिलाएंगे तो जो है उसमें भी उसके परागकण जो है मेल फीमेल फ्लावर पार्ट पर चले जाते हैं, जिससे फल पकड़ने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मेल फीमेल का रेशियो अच्छा हो जाए, ग्रोथ अच्छी हो, तो इसके लिए एक तो आप न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, खाद उर्वरक का पोषक तत्वों का मैनेजमेंट सही ढंग से करें। दूसरा हार्मोन आता है, बहुत सारे मार्केट्स में हार्मोन है, जैसे ह्यूमिक एसिड है, और इस तरह के हार्मोन का आप इस्तेमाल 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से अगर आप पहली फ्लावरिंग जब स्टार्ट होती है फसल में तो छिड़काव करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में फल लगेंगे और फलों का विकास अच्छा होगा, फल साफ सुथरे और समय पर तैयार होंगे और जिससे आपको बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। सामान्य तौर पर कीड़े और रोग नहीं लगते हैं, बट अगर तापमान और नमी को अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर लीफ स्पॉट, पत्तियों पर दाग पड़ेंगे या फिर चूड़ी फफूंदी पाउडर टाइप का सफ़ेद रंग का आ जाता है या पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। तो अगर सफ़ेद रंग के पाउडर के धब्बे जाड़े में पड़ते हैं, चूँकि नमी ज़्यादा हो जाती है। फसल में पाउडरी मिडियो रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अगर फसल में पर्ण दाग रोग के लक्षण जैसे पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई दें तो कार्बोडोजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे फसल में इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। और दूसरी सबसे खूबसूरत बात यह है कि पॉली हाउस में चूंकि पौधे कम होते हैं, लंबे समय तक फलते हैं, तो आपके सामने और रस्सियों पर टंगे हुए होते हैं पौधे, तो आपके सामने सारे पौधे दिखते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि जो इन्फेक्टेड पत्तियां हैं नीचे से जहाँ तक फ्रूटिंग हो चुकी है, उनको आप काट के निकाल के बाहर कर देंगे तो सारा इन्फेक्शन बाहर होगा। अब रही बात अगर कीड़े लगे हों, खीरा की फसल में मुख्य रूप से लाल मकड़ी बीटल कीट का प्रकोप होता है। ये कीट पत्तियों, तना और फूलों का रस चूसकर फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन कीटों का नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। तो कीड़ों के इलाज के लिए अभी आज के दिन में प्रोपिनोफास या कन्फीडर नाम की दवा है, जिसका डोज जो है 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप फुहारा के द्वारा, मशीन द्वारा छिड़काव करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं, उनके आम के बाग में मॉलफॉर्मेशन रोग, जिसे कि आप पुष्प मुच्छा रोग के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आम के फल वृक्षों में फलत बहुत कम हो जाती है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आप किस तरह से करें आम के बाग में मॉलफॉर्मेशन रोग का नियंत्रण, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DK जैन। किसान भाइयों, अभी जनवरी का माह चल रहा है और आम के बगीचों में आप देखेंगे कि मैंगो मालफॉर्मेशन जिसमें की बहुत समस्या है। इसमें आप देखेंगे कि जो पत्तियां या फल जो है उनको वो एक गुच्छे के रूप में बदल जाते हैं। यह एक बहुत ही एक खतरनाक रोग है जिसको मैंगो मालफॉर्मेशन के नाम से जाता है या गुच्छा रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस रोग से निजात पाने के लिए हमें प्लेनोफिक्स को हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या बाविस्टिन को 1 ग्राम प्रति लीटर या डाइजीनिनान को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें घोल बनाकर छिड़काव करना है। किसान भाइयों, इसके अलावा आम के बाग में श्याम वर्ण रोग का प्रकोप दिखाई देता है। इस रोग में पौधों की पत्तियों पर काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिस कारण आम के बाग में काफी नुकसान होता है। इससे नियंत्रण के लिए किसान भाइयों हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो एक फफूंदनाशी दवाई है उसको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या मेन्कोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना है। जैसे जैसे किसान भाइयों तापमान में परिवर्तन हो रहा है और आर्द्रता बढ़ रही है, तो इस वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमें आम में छाछा रोग या जिसको पाउडर मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है, यह रोग भी शुरू हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे किसान भाइयों आम की जो टहनियाँ हैं या पत्तियाँ हैं और फूलों पर सफ़ेद चूर्ण रंग दिखाई देता है, जिससे कि आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में भी इसकी बाधा आती है और धीरे धीरे उसमें पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है। तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों जैसे ये रोग के लक्षण दिखाई दे, हमें गंधक 2 ग्राम, घुलनशील जो गंधक आता है उसको 2 ग्राम या केराथिन को हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना है। जहाँ मैंगो मालफॉर्मेशन की समस्या है या गुच्छा जो बनने की समस्या है, वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि किसान भाइयों जो प्रभावित भाग है उसको हमें 10 सेंटीमीटर नीचे से तोड़कर हमें उसको जला देना है। इसके अलावा किसान भाइयों आम के बाग में फूल एवं फलों की गिरने की समस्या भी मुख्य रूप से देखी जाती है। यदि किसान भाइयों आम के फूल और फल ही गिर जाएंगे तो आप अच्छे उत्पादन की आशा नहीं कर सकते। तो किस प्रकार से बचाएं फूल एवं फलों को गिरने से, आइए जानते हैं। तो छोटे फलों को गिरने से रोकने के लिए हमें 2,4-D जो हॉर्टिकल्चर के नाम से दवाई आती है उसको 2 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। यह छिड़काव हमें क्या करना है कि जो आम के फल है वो मटर के दाने जैसे हो उसी वक्त हमें करना है। इस प्रकार किसान भाइयों आप इन रोगों का समय पर नियंत्रण करके आम के बाग से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि संबंधित प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है बड़गोवा जिला रायसेन से कल्याण सिंह ठाकुर ने। आप मिर्च की फसल में पर्ण कुंचन रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो कल्याण सिंह जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो किसान भाइयों आज अपन चर्चा कर रहे हैं मिर्च में लगने वाले रोग, उनकी पहचान और उनका नियंत्रण। तो किसान भाइयों मिर्च में जो प्रमुख जो रोग लगते हैं उसमें एक तो लगता है एंथ्रेक्नोज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं श्यामवर्ण रोग, जिसमें फल गलन भी कहते हैं इसको। इसके अलावा एक मरोड़िया जिसको बोलते हैं कि लीफ कर्ल, और तीसरी जो प्रमुख बीमारी आती है वो है जड़ गांठ रोग, रूट नोट बीमारी। तो किसान भाइयों जो फल गलने वाली समस्या है उसको बोलते हैं हम डायबेक भी कहते हैं इसको। इसमें जो बीमारी आती है फफूंद से आती है, और जब बीमारी आ जाती है फफूंद से तो पौधे जो हैं ऊपर से मरते हुए नीचे तरफ बढ़ते रहते हैं, ऊपर से सूखना चालू करते हैं, डंठलों पे ब्राउन या भूरे कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। किसान भाइयों इसके साथ ही साथ जब फल बढ़ना चालू हो जाते हैं, अगर उस टाइम ये बीमारी ज़्यादा उग्र है तो फलों पर
सफ़ेद रंग के या सफ़ेद चकते बन जाते हैं। वो चकते धीरे धीरे बाद में भूरे कलर के होते हैं, काले रंग में बदल जाते हैं। और वो जो काले रंग के धब्बे हैं उस पर छोटी छोटी काली काली बूंदों जैसी डॉट डॉट सी प्रोटीन बॉडीज बन जाती हैं। फफूंद की ग्रोथ आ जाती है, उससे फल की शेप भी खराब हो जाती है, फल पूरा सड़ भी जाता है और बाजार भाव भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, इस रोग से मिर्च की फसल में भारी नुकसान होता है, तो किसानों द्वारा समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो जाता है। इससे बचने के लिए किसान भाइयों में क्या करें, जब बुआई कर रहे हैं तब भी इससे एक तो बीज को उपचारित करके बोए। बीज उपचारित करने के लिए मैनकोजेब या जो कार्बेंडाजिम है उसकी कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके इसकी बुआई कर दे। फिर अगर खेत में आ जाती है ये श्यामवर्ण रोग, एंथ्रेक्नोज बोलते हैं, तो इसका नियंत्रण के लिए किसान भाई हमें जो मैनकोजेब दवा है उसका छिड़काव करना होगा। हमारे पास 15 लीटर वाली टंकी है, उसमें हम 30 से 35 ग्राम दवा घोल करके उसका छिड़काव करें। साथ ही इसको फिर हम रिपीट करना होगा हमें किसान भाइयों हर 10 से 12 दिन बाद में। इसके अलावा किसान भाई एक जो रोग और आता है इसमें, जिसको मोरोडिया बोलते हैं, माथाबंदी इसको बोलते हैं, या लीप करल बोलते हैं, पत्तियां मुड़ जाती है। किसान भाइयों, ये रोग रस चूसने वाले कीट सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है, जिससे पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप किसानों को भारी हानि का सामना करना पड़ता है। ये विषाणु से होता है। किसान भाई एक बात ये समझने वाले हैं कि विषाणु एक बार पौधे में घुस गया तो उसको हम नहीं नियंत्रण कर सकते, मार नहीं सकते। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि बचाव का, कि इसको बचा लें। हम बचाएं कैसे किसान भाइयों, जब मिर्ची की पौध तैयार कर रहे हैं हम, तो पौध को बिल्कुल ढक के तैयार करें, उसमें कोई भी कीड़ा नहीं घुसे। आजकल तो बाज़ार में जाली मिलती है मच्छरदानी की तरह, वो ऐसी जालियाँ लाए और उसको ढक करके पौध तैयार करें उसको। किसान भाइयों, इस रोग के नुकसान को देखते हुए सफेद मक्खी कीट का नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर मिर्च की फसल पर छिड़काव करें। इन दवाओं का छिड़काव करते समय ये ध्यान रखें कि एक ही दवा का बार बार छिड़काव नहीं करना चाहिए। एक ही दवा के छिड़काव से कीटों का संपूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाता है, इसलिए इन दवाओं का अदल बदल कर ही छिड़काव करें। इस प्रकार किसान भाइयों, इन रोगों से मिर्च की फसल को बचाकर अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ग्रीष्मकालीन भिंडी की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुआई तकनीक, मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर कृषि सलाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।